कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, अक्षर बनते चिंगारी। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बेहद अच्छे होंगे। आज मैं पुनः आपके समक्ष सीटेट जनवरी 2024 का SST का मॉक टेस्ट नंबर 20 लेकर हाजिर हुआ हूं और इस पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि वो लोग जो पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको CDP हिंदी और SST के और सारे मॉक टेस्ट बिना मेहनत के आसानी से प्राप्त होते रहें। तो चलो चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला की ओर और मॉक टेस्ट नंबर 20 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ऑप्शन नंबर बी सरकार का ढांचा, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों के नाम, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों के नाम। प्रश्न नंबर 3 राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो या किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके मुझे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लगी इस तरीके की भी कमेंट जो है आप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर सी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। भारत का संविधान
कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अपनाया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से जो है प्रभावी हो गया। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है भारत का। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, ऑप्शन नंबर सी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकारी निकाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये समवर्ती सूची के मामलों में मिलकर के जो है कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? यानी मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अंबेडकर। इनको जो है 24 जनवरी 1950 मतलब 29 अगस्त 1947 से, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये 29 अगस्त 1947 से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे और ये जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर डी बुरहान उल मुल्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खां। हम बात करें अगर मुर्शीद कुली खां की, तो हम जानते हैं कि मुर्शीद कुली खान जो था 18वीं सदी में, उसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। और भारतीय प्रांतों में अगर संपन्नता की दृष्टि से देखें तो बंगाल का अपना एक बड़ा विशेष स्थान रहा है। मतलब 1717 ईस्वी में बंगाल का जो सूबेदार था मुर्शीद कुली खान को बनाया गया और मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उनका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। तो दोस्तों जब आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं कई प्रश्न आपको तोड़ने का काम करते होंगे और कई प्रश्न
आपको आपके मार्ग में बाधा पहुंचाने का काम करते होंगी, ताकि आप अपने आप को डाइवर्ट करके अन्यत्र कहीं चले जाएं। तो दोस्तों, आपको अपने धैर्य का परिचय देना है। परीक्षा नज़दीक आती जा रही है और पूरी तरीके से आपको समर्पित कर देना है अपनी स्टडी के लिए। और आप जानते हैं कि मैं भी लगातार आपके लिए लगातार मेहनत करता रहा हूँ, और मेरी कोशिश रही है कि शानदार प्रश्न निकाल निकाल करके आपके समक्ष लाऊं, जिनको पढ़ करके जो है आप बेहतर अंकों के साथ इस परीक्षा को जो है क्वालिफाई करें। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम होगा, यही पुरस्कार होगा। और इसीलिए लगातार एक नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होता रहता हूं। आप भी कोशिश किया कीजिए कि आप कमेंट के माध्यम से जो है आप अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? शासन यानी शासक के रूप में। यहां क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। और उसने ये निश्चय कर लिया कि जो है लॉर्ड कैनिंग ने, कि अब बहादुर शाह जफर के पश्चात मुगल शासन का सफर समाप्त। और उन्हीं के सामने उनके दो बेटों को जो है हडसन और निकलसन ने गोलियां मरवा करके जो है उनके जफर के सामने ही मौत के घाट उतरवा दिया गया। जफर को बंदी बना करके जो है म्यांमार, बर्मा यानी कि रंगून में भेज दिया गया, जहां निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ संबंधित घटनाएं रही हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। मतलब अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो हड़प नीति को लाने वाला यही तो वो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, जो सर्वप्रथम 1848 में मतलब हॉर्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया। और उसका प्रशासन चलाने का तरीका जो था वो पूरी तरीके से साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में अपने राज्य का विस्तार जो था, अंग्रेजों के राज्य का विस्तार चरम पर था। लॉर्ड डलहौजी जो है उसको अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाना साहब। जनवरी 1848 में, सॉरी 19 मई 1824 में, 19 मई 1824 ईस्वी को जो है नाना साहब का जन्म जो है बिठूर में हुआ था। बिठूर समझते हैं कानपुर के नजदीक एक जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और 1851 में जब पेशवा का बाजीराव प्रथम का निधन हो गया तो उसके पश्चात नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया और अंग्रेजों ने इनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया। और इसीलिए इनके नेतृत्व में जो है कानपुर का जो विद्रोह हुआ वो नाना साहब के नेतृत्व में हुआ और इनके बचपन का नाम धुंधुपंत था। प्रश्न नंबर 14, कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? ऑप्शन नंबर ए एक कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर बी किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन नंबर डी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के गीत और विचारों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी रविदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 16, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार काल की, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट काल की, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य काल की, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट काल की। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर सी सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर डी सेवा समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। और आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना जो है सन 1828 को कलकत्ता में की गई थी। और ब्रह्म समाज जो है उपनिषद में जो है आस्था रखता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। प्रश्न नंबर 18, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्न में से कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी, यह कृषि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। प्रश्न नंबर 19, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, देश का प्रत्येक नागरिक, ऑप्शन नंबर बी, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामलों के निवारण के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले न्यायालय में मामलों को दर्ज कराया जाता है और फिर उसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। ऑप्शन नंबर डी, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22, उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। यानी कि उपयोग, अब उपयोग क्या है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे है आप व्हील चेयर की बात कर सकते हैं। व्हील चेयर, व्हील चेयर, यहां पे आप बात कर सकते हैं व्हील चेयर यानी कि पहिएदार कुर्सी, यहां लिखे दे रहा हूं
पहिएदार कुर्सी। पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है, उसे उठाकर विद्यार्थियों को भीड़ से अलग होकर ले जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? दोस्तों, ये व्हील चेयर है, शुरू में ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थी रंजन के संबंध में ये संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। प्रश्न नंबर 23, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार, ऑप्शन नंबर डी रैंप वाले सार्वजनिक स्थान और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रैंप वाले सार्वजनिक स्थान और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। मतलब यह है कि विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है, विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान रैंप बनाए जाने चाहिए, जिसमें वहां विकलांगों के लिए पहुंच सरल हो। अतः विद्यालय रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक पहुंच के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब तो काफी सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पे रैंप का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 24, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारावेश, ऑप्शन नंबर सी रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ऑप्शन नंबर डी एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने के अनुभव कर सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। मैं जानता हूं कि आपके धैर्य का बांध टूट रहा होगा, लेकिन क्या करें दोस्तों, आपके लिए जरूरी भी है और आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि सीटेट परीक्षा 2024 को आपको किसी भी हाल में जो है क्वालिफाई करना है। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर एक कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी मूल्य परक निर्णय देना, ऑप्शन नंबर सी लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, ऑप्शन नंबर डी प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। तो यह है ऑप्शन नंबर ए कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। प्रश्न नंबर 26, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? बड़ा सोचनीय प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। प्रश्न नंबर 27, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ना बंद कर दूंगा, पढ़ना बंद कर दूंगा या करा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, ऑप्शन नंबर सी इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को दंडित करूंगा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। प्रश्न नंबर 28, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा के लिए प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग। प्रश्न नंबर 29, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की तुलना पर उनका रैंक निर्धारित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना। और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथाएं। ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। ऑप्शन नंबर सी, मौखिक इतिहास। ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौखिक इतिहास। अगर भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना की बात करें तो प्राथमिक स्रोत आत्मकथाएं हैं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार है, उपन्यास है, लेकिन मौखिक इतिहास नहीं है। तो दोस्तों, ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये गहरे सागर से निकाले अनमोल मोती के रूप में प्रश्न मैंने आपको परोसे हैं। आप इन प्रश्नों को चेक करके पढ़ करके जो है आप पारंगत हो सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस लगाने पर, सुनने से आपका कल्याण जो है बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।